उन दोनों की मोहब्बत नहायत पाकीज़ा थी, लेकिन ज़माना तो ऐसे प्रेमियों का सदा से दुश्मन रहा है। लड़की के भाइयों ने बगैर कुछ देखे भाले नाम नहाद गैरत के जोश में आकर लड़के को कत्ल तो कर दिया था, लेकिन फिर जो उनको खमियाजा भुगतना पड़ा उसका वो सोच भी नहीं सकते थे। अपने भाई का इंतकाम लेने के लिए उसने अपने दीनों ईमान की भी कुर्बानी दे दी थी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है नई स्टोरी इंतकाम का जंगल। सावनपुरी के ज़िम्मेदार के जुड़वा बेटे थे। दोनों हम शक्ल तो नहीं थे, लेकिन दोनों के नकूश बेहद खूबसूरत थे। शमील खान अपनी जगह एक हसीन नौजवान था, तो शाज़िल खान भी उससे किसी तरह कम नहीं था। हालांकि दोनों की उम्रें एक थी, लेकिन शाज़िल खान शमील खान से कोई 22 मिनट बड़ा था और अपने आप को बड़ा ही समझता था। बाप की मौत के बाद सारी जिम्मेदारियां उसने अपने कंधों पर ले ली थीं, लेकिन इस कायनात में शायद भाई से ज़्यादा किसी और से मोहब्बत नहीं करता था। वो संगानी बेदस्तूर उसके पीछे पड़ा हुआ था। संगानी एक हिंदू जोगी था जिसने मरगढ़ के पास अपनी झोंपड़ी बना रखी थी। लोगों का कहना था कि वो दिवाली के दिन मुठ उड़ाया करता है, उसके अलावा हर तरह के जादू टोने भी करता है। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग उसके पास गाड़ियों में आया करते थे। बहुत से लोग उसके चेले भी बनना चाहते थे, लेकिन संगानी हमेशा शाज़िल के पीछे ही पड़ा रहता था। अरे मुसलमान छोकरे, क्या दीन धर्म के चक्कर में पड़ा हुआ है तू? मुझे गुरु बना ले, भगवान की सौगंध, सब कुछ समझा दूंगा। दीन धर्म की बेकार बातें हैं। बेटा तू ज़रा सोच, संसार तेरे चरणों में आ जाएगा और तू महान हो जाए तो ये दुनिया वाले तेरे पैर चाटेंगे। आप मुझे एक बात बताइए साधु जी महाराज, आप खुद इतने महान क्यों नहीं हो गए? शाज़िल मुस्कुराकर कहता, देख बेटा, ये जादू मंत्रों की दुनिया है। कर्म चक्रवीर और धर्मात्मी की बातें हैं। संसार में हर मनुष्य को सब कुछ नहीं मिल जाता। कुछ ऐसे होते हैं जो पाने वाली चीज़ों को खोते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें पाने की आरज़ू जाती है। और तू मुझसे जादू मंत्र सीख ले, ये थोड़ी कहूँगा तुझे कि गनू माता का पुजारी बन जा। अपने ही धर्म पर रह, जैसा मैं बताऊँ वैसा करना, फिर देखना क्या तमाशा होता है। संगानी को एक ऐसा जादू आता था जिसे वो खुद पर नहीं कर सकता था। बस जादू मंत्र के भी कुछ फेर होते हैं। उसे किसी मुसलमान लड़के की तलाश थी जिसका धर्म खराब करके वो उसे चेला बना ले और फिर उसके ज़रिए दुनिया पर हुक्मरानी करे, लेकिन शाज़िल उसके फेर में नहीं आता था। उधर शमील खान जवानी में मस्त अपनी दुनिया अलग बसाए हुए था और उसकी दुनिया मारिया था। 3 गयूर भाइयों की बहन जो उस पर हर तरह से निगाह रखा करते थे, और सावनपुरी में उनका भी बड़ा नाम था। मगर मारिया शमील खान की मोहब्बत में सरशार थी और सावनपुरी के खेतों, खलियानों और बागों में उनकी पाकीज़ा मुलाकातें हुआ करती थी। पाकीज़गी उनके यहाँ अव्वल हैसियत रखती थी, लेकिन एक नौजवान लड़की सारी रात अगर किसी नौजवान लड़के के साथ खेतों और खलियानों में वक़्त गुजारे तो उसे पाकीज़ा समझने वाले नीम दीवाने ही हो सकते हैं। जब खैर शहबाज खान को यह खबर मिली तो उसने बाकी भाइयों को अपने पास बुला लिया। गुलरेज, शहबाज और महरोज तीनों के तीनों सर जोड़कर बैठ गए और आखिर ये फैसला किया कि शमील खान को रास्ते से हटा दिया जाए। किसी अपने को नुकसान पहुंचाना तो बड़ा ही मुश्किल काम होता है। चुनाचा एक बादलों भरी रात जब शमील खान मारिया के साथ बैठा हुआ उससे बातें कर रहा था, तो तीनों भाई उसकी ताक में थे और अपने तौर पर बहुत से फैसले करके आए थे। मारिया और शमील खान बातें करते रहे और फिर जब बारिश का पहला कतरा आसमान से ज़मीन तक पहुंचा तो मारिया ने उठते हुए कहा, बस अब मैं चलती हूँ शमील, बारिश तेज़ हो गई तो घर पहुँचना मुश्किल हो जाएगा और हो सकता है कि बारिश की वजह से भैया जाग भी उठें। शमील खान ने उसे खुदा हाफिज़ कहा और मारिया वहाँ से चल पड़ी। शमील खान देर तक उसे जाते देखता रहा। जब वो तारीकी में गुम हो गई तो वो वापस पलटा, लेकिन दूसरे लम्हे उस पर टार्चों की रोशनी मरकूज़ हो गई और शमील खान धक से रह गया।
उसके बाद जंगल में एक खूनी खेल का आगाज हो गया। शमील खान जान बचाने के लिए दौड़ रहा था और शहबाज खान, महरोज और गुलरेज उस पर कुल्हाड़ियों से वार कर रहे थे। पहले शमील खान की एक टांग कटी तो वो ज़मीन पर गिर पड़ा और उसके बाद उस पर कुल्हाड़ियों की बारिश हो गई। हड्डियों तक का कीमा बना डाला था तीनों बफरे हुए जवानों ने। और जब शमील खान के बदन के टुकड़े दूर दूर तक बिखर गए तो उन्हें अपनी वहशत खेदी रोकने का ख्याल आया और वो रुक गए। कुत्ता भूल गया था कि किसी की गैरत पर हाथ डालना कितना ख़तरनाक होता है। अब होश से काम लो और यहीं किसी दरख्त के जड़ में दफन कर दो। बेमुश्किल तमाम एक एक टुकड़ा समेटा गया और जगह जगह दरख्तों की जड़ों में गड्ढे खोद कर उसे दफन कर दिया गया। उस जंगल के बेशुमार दरख्त शमील की कब्र बन गए थे। तीनों भाई वापस लौटे तो मारिया ने उन्हें छुप कर देखा। घर पहुंची तो तीनों भाइयों को गायब पाया था और उसके बाद दहशत ज़दा सी उसी इंतज़ार में बैठ गई थी कि कब वो वापस आते हैं। और जब वो वापस आए तो खून में डूबे हुए थे। मारिया ने बेमुश्किल तमाम अपनी उस चीख को रोका था। भाइयों ने कपड़ों का क्या किया और कुल्हाड़ियाँ कहाँ छुपाई हैं कुछ पता नहीं चल सका, लेकिन पता ज़रूर चल गया कि शमील गायब हो चुका है। बस्ती का हर फर्द उसे तलाश कर रहा था और मारिया को भाइयों के खून आलूद कुल्हाड़े और खून में डूबे कपड़े याद आ रहे थे। आखिर में उसने सरसराती हुई आवाज़ में कहा, नहीं शमील नहीं, अगर तुमने जुर्म किया है तो तुम तन्हा नहीं हो। आज भी बादलों भरी रात थी। सावन पूरी दर हकीकत सावन बस्ती थी। अमूमन यहाँ बारिशें होती रहा करती थी। मौसम के लिहाज से बेमिसाल जगह थी और इसी मुनासबत से उसके आसपास के इलाके इतने ही सरसब्ज़ो शादाब थे। शहबाज खान की कोठी के दरवाजे से मारिया बाहर निकली तो कोठी का पहरेदार शमाके खान चौंक पड़ा। 2-3 बार उसने इस तरह मारिया को घर से निकलकर जंगल की तरफ जाते हुए देखा था, जो यहाँ से ज़्यादा फासले पर नहीं था। मुलाजमों को मालिक के खिलाफ कुछ कहते हुए बड़ा सोचना समझना पड़ता है। अभी तक उसने शहबाज खान वगैरह को कुछ नहीं बताया था, लेकिन अपने दूसरे साथी पहरेदार को भी उसके बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन आज वो मारिया का पीछा करके ये मालूम करना चाहता था कि आखिर वो जाती कहाँ है। जंगल यहाँ से ज़्यादा फासले पर नहीं था। मारिया जंगल ही की जानब जा रही थी और फिर दरख्तों के दरमियान पहुंचकर वो गायब हो गई। जंगल यहाँ से ज़्यादा फासले पर नहीं था। मारिया जंगल ही की जानब जा रही थी और फिर दरख्तों के दरमियान पहुंचकर वो गायब हो गई। चौकीदार शमाके खान एक दरख्त के साए में खड़े होकर उसे तलाश करने लगा, लेकिन मारिया उसे नज़र नहीं आई। अलबत्ता अचानक ही उसे अपने कुर्बो जवार में सरसराहटे सी महसूस हुई और उसने चौंक कर पलटना चाहा, लेकिन ऐन उसी वक़्त दरख्त की एक मोटी शाख उसके गिर्द लिपट गई। शमाके खान हैरत ज़दा सा उस शाख को देख रहा था। फिर देखते ही देखते शाख ऊपर उठती चली गई और शमाके खान फिजा में लटक गया और उसके हलक से बेमुश्किल निकला, काका कौन है, छोड़ो छोड़ो। अचानक ही दरख्त की शाख अपनी जगह से सिमट गई और शमाके खान नीचे गिर गया। वो वैसे ज़दा अंदाज में चारों तरफ देखने लगा। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था और फिर उसने डरे डरे अंदाज में कहा, कौन है, सामने आओ, सामने आकर बात करो। लेकिन जवाब में कोई आवाज़ सुनाई ना दी। अब वो बुरी तरह खौफज़दा हो गया था। फिर वो अपनी जगह से उठा और फुर्ती से एक जानब दौड़ लगा दी, लेकिन अचानक ही एक तरफ से दरख्त की 2 शाखें आगे बढ़ीं और उसके दोनों बगलों से लिपट गईं। उसके बाद सामने से 2 शाखें उसकी तरफ आईं और उसकी दोनों टांगों से चिमट गईं। उन शाखों ने उसे किसी ऐसे इंसान की तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया जो इंतहाई ताकतवर हो। शमाके खान ने खौफज़दा निगाहों से सामने मौजूद दरख्त की जड़ों को देखा और उसका दिल दहशत से बंद होने लगा। दरख्तों की शाखों के संगम पर एक इंतहाई हौलनाक और भयानक चेहरा नमूदार हुआ, जिसकी आंखें खौफनाक अंगारे बरसा रही थीं। उस चेहरे को देखकर कोई भी जिंदा इंसान जिंदगी से महरूम हो सकता था, लेकिन शमाके खान ने अपने ताकतवर वजूद से काम लेते हुए दरख्त की गिरफ्त से निकलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिर उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन दरख्त की एक शाख सीधी होकर उसके हलक में दाखिल हो गई और इस तरह दाखिल हुई कि हलक में घुसकर गर्दन से बाहर निकल आई।
कुछ ही लम्हों के बाद दरख्तों ने उसकी ज़िंदगी छीन ली थी। जब उसकी जान निकल गई तो दरख्त की शाखें आहिस्ता आहिस्ता सिमट गईं और शमाके खान का मुर्दा वजूद ज़मीन पर गिर चुका था। फिर सावनपुरी वालों को उसकी लाश दस्तयाब हुई और चारों तरफ हाहोकार मच गई थी कि जंगल में कोई वहशी दरिंदा आ गया है। सावनपुरी के नौजवान उस दरिंदे की तलाश में निकल खड़े हुए। कुछ दिन तक कुछ ना हुआ, लेकिन एक रात फिर मारिया को जंगल की जानब जाते हुए देखा गया। शमाके खान की जगह दूसरा पहरेदार पहरे पर था। ये ज़रा समझदार आदमी था। उसने खुद जाने की बजाय जल्दी से अंदर जाकर गुलरेज खान और महरोज खान को इतला दी। शहबाज खान शहर से बाहर गया हुआ था। बहरहाल ये सुनकर दोनों भाई दंग रह गए थे। चुनाचा वो तैयार होकर चौकीदार की रहनुमाई में जंगल की जानब चल पड़े। मारिया जंगल में जाकर गायब हो गई थी और तीनों अफराद पागलों की तरह उसे तलाश करते फिर रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मारिया जंगल में कहाँ गायब हो गई, लेकिन अभी वो तीनों के तीनों जंगल में भटक ही रहे थे कि अचानक की जंगल के दरख्त जुम्बश में आ गए। शाखें सरसराहटों के साथ उन्हें तलाश करती हुई उन तक पहुंच गईं। महरोज खान की एक टांग एक शाख की गिरफ्त में आई तो वो धड़ से ज़मीन पर गिर पड़ा और शाख ने उसे अपनी तरफ घसीट लिया। शाख उसे दरख्त के तने की तरफ ले जा रही थी। फिर दरख्त के तने में एक इंतहाई हैबतनाक चेहरा नमूदार हुआ, जिसका मुंह खुला हुआ था। शाख ने उसे झटके के साथ उस तने के अंदर फेंक दिया और तने का मुंह बंद हो गया। महरोज तने के अंदर, और यही कैफियत गुलरेज और नए चौकीदार की हुई थी। दरख्तों ने उन्हें अपनी शाखों में समेट लिया और दूसरी सुबह उनकी भयानक लाशें भी उसी शक्ल में दस्तयाब हुई। सावनपुर खाली होना शुरू हो गया था। किसी भी कोशिश में कामयाबी हासिल नहीं हो रही थी। लोग ऐसे दरिंदों की तलाश में थे जो इस तरह इंसानों को खाक में मिला दिया करते हैं। लेकिन फिर एक बुजुर्ग शख्स ने एक इंकशाफ किया और उसने कहा, एक बात बताओ कि वो चौकीदार जो पहली बार हलाक हुआ था, क्या उसका तल्लुक शहबाज खान के घराने से नहीं था? और क्या अब जो 3 अफराद मारे गए हैं उनमें से 2 शहबाज खान के भाई नहीं थे? शहबाज खान खुद भी सकते में था, घर ही खाली हो गया था और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होना चाहिए। वो हर तरह की कार्रवाइयाँ कर चुका था। पुलिस के आला तरीन अफसरान हर तरह खोज लगाते फिर रहे थे, लेकिन भला पता कैसे चल सकता था? किसी के तसव्वुर में भी नहीं था कि खौफनाक जंगल में नजर आने वाले दरख्त रात की तारीकियों में भयानक शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। उनमें इंसानी चेहरे नमूदार होते हैं, लेकिन इस कदर भयानक कि उनका पिता पानी हो जाए। शहबाज खान को अपने भाइयों की मौत का दिली रंज था और उसकी समझ में नहीं आता था कि आखिर वो कौन है जिसने उसकी दुनिया तारीक कर दी। असल में भूल जाने वाले भी भूल जाते हैं कि वो जो दूसरों की दुनिया तारीक कर देते हैं, उनके आंगन में भी तारीकियां उतर सकती हैं। इस तमाम कहानी के पीछे एक नाम था और उसका नाम शाजल खान, शमील खान का 22 मिनट बड़ा भाई। आज शहबाज खान का घराना तारीक हो रहा था, लेकिन गुजरी हुई कल उन्होंने शमील खान के जिस्म के जिस तरह टुकड़े टुकड़े किए थे वो उन्हें याद भी नहीं रहे थे। शाजल खान अपने भाई की गुमशुदगी से सख्त दिल बर्दाश्ता हो गया। बीमार होकर पलंग से लग गया। कोई तदबीर कारगर नहीं हुई थी भाई को तलाश करने की और पागलों की तरह मारा मारा फिरता था। भाई के बगैर उसकी दुनिया तारीक हो गई थी। एक लम्हे के लिए भी उस कायनात में दिल नहीं लगता था, बस भटकता ही रहता था। और इसी तरह भटकता हुआ एक दिन वो फिर शमशान घाट की जानब जा निकला। संगानी की मड़िया जूं की तूं थी और संगानी उसी तरह भभूत मले उसके सामने आ गया था। कहा था ना तुझसे, संसार में जो शक्तिमान होते हैं उन्हें ही जीने का हक होता है। मार दिया ससुरों ने तेरे भाई को, मार दिया हराम के जनों ने उसे। अपनी बहन को ना रोक पाए और उसका जीवन ले लिया। शाजल चौंक पड़ा था। क्या कह रहे हो संगानी महाराज? अरे हाँ, जा दरख्तों की जड़ों में जाकर टुकड़े तलाश कर और निकाल ले मेरे भाई के। तो और क्या, मार दिया उसे शहबाज खान के घर वालों ने, क्योंकि वो उसकी बहन से प्रेम करता था। क्या तुम सच कह रहे हो संगानी? हाँ रे, सच कह रहा हूँ। पर एक बात कहूँ तुझसे, जीवन में मिनश गलतियों पर गलतियाँ करता चला जाता है। जोश में भरकर शहबाज खान के घर जाएगा, या तो खुद मारा जाएगा
या अगर उन्हें मार भी दिया तो फांसी चढ़ जाएगा। ये तो कोई बदला ना हुआ। बदला तो ऐसा हो कि संसार वाले याद करते रह जाएं। संगानी मेरी मदद करो। जा रे, पहले कब मना किया था तुझे पागल। चल आजा, मैं तुझे तेरे भाई की खोपड़ी निकाल कर दिखाता हूँ। और संगानी रात की तारीकियों में उसे लेकर जंगल में दाखिल हो गया। वो दरख्तों की जड़ों को देखता फिर रहा था। फिर एक दरख्त की जड़ के पास रुककर उसने ज़मीन की खुदाई शुरू कर दी और दर हकीकत वहाँ से एक इंसानी खोपड़ी नमूदार हो गई जो अब सूख चुकी थी और उसके नक्श ख़त्म हो गए थे। ये देख, मेरे हाथ के पार देख। जादूगर संगानी ने अपना हाथ सामने कर दिया और अब खोपड़ी उसके हाथ के नीचे थी और उसका हाथ शाज़ल और खोपड़ी के दरमियान था। तब शाज़ल ने शमीन का चेहरा देखा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसके हलक से सिसकियां निकलने लगी। नारे नाना, रोने से मन का क्रोध धुल जाता है, हर दिए में नरमी आ जाती है। अरे आंखें तो वो हैं जो शोले बरसाएं, रो कर क्यों अपनी शक्ति खो रहा है। चल दफन कर दे इस खोपड़ी को इसी जगह, और इन दरख्तों की सारी जड़ों में तेरे भाई के बदन के टुकड़े दफन हैं। इन तीनों सूरमाओं ने अकेले को कुल्हाड़ियों से काट कर ये कारनामा सर अंजाम दिया था, पर तू उन दरख्तों की जड़ों को ही इनका अंत बना दे। कैसे? शाज़ल की गुराई हुई आवाज़ उभरी। ये मैं तुझे बताऊंगा। ठीक है संगानी महाराज, आज से मैं आपको अपना गुरु तस्लीम करता हूँ, शाज़ल ने कहा। शहबाज अपने बड़े पूरे घर से महरूम हो गया था। दोनों भाइयों की याद उसके दिल में तड़प बन गई थी। शादी वगैरह तो नहीं की थी किसी ने अभी तक। बहन अलग नीम मुर्दा हालत में घर के एक कोशे में पड़ी रहा करती थी। शमील की मौत के बाद दुनिया से राब्ते ही तोड़ दिए थे। भाई भी उससे नाराज थे और फिर ये एक मामूल बन गया था। उस दिन भी शहबाज रात की तारीकियों में खड़ा खलाव में घूर रहा था कि उसने मारिया को बड़े गेट से बाहर निकलते हुए देखा। नए चौकीदार को सारी सूरत हाल का इल्म था। अब किसी की मजाल नहीं थी कि मारिया के पीछे एक कदम चले, लेकिन शहबाज खान को तजस्सुस पैदा हुआ कि ये मारिया आखिर जाती कहाँ है। वो मसला होकर उसके पीछे चल पड़ा। मारिया जंगल में दाखिल हो गई थी और फिर बहुत से दरख्तों के दरमियान से होते हुए शहबाज खान एक दरख्त तक पहुंचा। मारिया उसके सामने दूसरे दरख्त के तने से टेक लगाए खड़ी हुई थी। शहबाज खान ये देखना चाहता था कि मारिया यहाँ क्या करने आई है कि अचानक ही उसे एक हल्की सी सरसराहट का एहसास हुआ और दफतन ही दरख्तों की शाखें उसके जिस्म के गिर्द लिपट गईं। शहबाज खान ने चौंक कर उन शाखों को देखा और फिर अपने आप को उनसे छुड़ाने की कोशिश करने लगा। मारिया अब उसकी जनमतवजा थी। दफतन ही वो आगे बढ़ी और उसने दरख्तों की शाखों को हाथों से पकड़कर हटाते हुए कहा, नहीं शाज़ल, नहीं शाज़ल भाई, नहीं। इस खानदान का आखिरी चिराग भी बुझाने की कोशिश मत करो। इसे जलता रहने दो ताकि ये अपने एहसास की आग में हमेशा जलता झुलसता रहे। दरख्तों की शाखें ढीली पड़ गईं। शहबाज खान के मुंह से निकला, शाज़ल? हाँ, शमील का बड़ा भाई, जिसने अपना ईमान धर्म अपने इंतकाम की खातर आग में झोंक दिया और साधु संगानी उसे जादू सीख कर अपने भाई का इंतकाम तुम्हारे दोनों भाइयों से लिया। शहबाज खान, कम अज़ कम तुम्हें मोहब्बत की पाकीज़गी का तो एहसास कर लेना चाहिए था। खुदा की कसम, हम दोनों गुनहगार नहीं थे। हमारे लिबास भी एक दूसरे तक को ना छुए थे, मगर तुमने अपनी ताकत की आग में मेरे शमील को झोंक दिया। जितने दरख्तों की जड़ों में तुमने उसके टुकड़े दफन किए हैं, उनमें से हर दरख्त इंतकाम बन चुका है। गुलरेज, महरूज और तुम्हारे दूसरे चौकीदारों को उन्हीं दरख्तों ने इंतकाम का निशाना बनाया है। ये जंगल इंतकाम का जंगल है। समझ रहे हो ना तुम? हमारी पाकीदा मोहब्बत को तुमने गुनाह की निगाह से देखा और तुम तीनों ने मिलकर शमील के साथ वो इंसानियत सोच सलूक किया जो किसी तौर मुनासिब नहीं था। काश तुम हम दोनों की मोहब्बत का रास्ता ना रोकते। मारिया, तूने अपने दोनों भाइयों की मौत अपनी आंखों से देखी। तेरे दिल में बहन की तड़प भी ना पैदा हुई। तू अगर चाहती तो उन्हें मरने से रोक सकती थी। मुझे मरने से किसने रोका बड़े भैया? बताओ मेरे भाई, मुझे मरने से किसने रोका? मैं तो उसी दिन मर गई थी जब तुम अपनी खून आलूद कुल्हाड़ियाँ लहराते हुए मेरे शमील के खून में डूबे हुए घर में दाखिल हुए थे। और उसके बाद जब मैंने शमील को तलाश किया तो मुझे पता चला कि वो तो तुम्हारे जुल्म का शिकार हो चुका है। वादा किया था हमने बड़े भैया कि एक दूसरे के बगैर नहीं जिएंगे। मैंने तो वहीं खुदकुशी कर ली थी और ये तो मेरी रूह थी जो तुम्हारे सामने चलती फिरती नजर आती थी।
भैया तुमने शमील को मार दिया। मैं उसके पास पहुंच गई। रोक सके तुम हमारा रास्ता, और जहां तक मेरा ताल्लुक है मैंने तुमसे अपना इंतकाम नहीं लिया, मगर शादल वो तुम्हें कैसे छोड़ सकता था? ये सब उसी ने किया है। भैया काश तुम ऐसा ना करते, ख़ानदान ही ख़त्म हो गया। ये दरख्त तुम्हें भी अपने आगोश में लेकर ज़िंदगी से महरूम करने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन तुम्हें ज़िंदा रहना चाहिए, इबरत का निशान बनकर। हो सकता है कि कभी कोई ऐसी ज़रूरत किसी मोहब्बत करने वाले को पेश आ जाए और उस वक़्त तुम अपने लुटे हुए काफ़िले के वाक़यात बयान कर सको और किसी को अकल आ जाए। जाओ बड़े भैया, अपनी तन्हाइयों का मातम करो। किसी के साथ ऐसा जुल्म करना अच्छी बात नहीं होती जो तुमने किया। देखो हम दोनों तो फिर यकजा हैं, तुम हमारा क्या बिगाड़ सके। शमील इधर आओ। और एक दरख्त के तने के अकब से एक चमकदार ह्योला बाहर निकल आया। ये शमील था जो फिजा में तैरता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। करीब आकर उसने मारिया का हाथ पकड़ लिया। तंजिया मुस्कुराहट के साथ शहबाज खान को देखा और कहा, ठीक कहती हो मारिया, इसे दुनिया के लिए इबरत का निशान बनकर रहना चाहिए। आओ चलें। दोनों कदम चले और उसके बाद फिजा में तहलील हो गए। अल्लाह हाफ़िज़ मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।